हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो फाइनली आपको मालूम है कि डीएनएस एजुकेयर ऐप पर हम लोगों ने लॉन्च कर दिया CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का कंप्लीट बैच। तो देर किस बात की, आप लोग जल्दी से हुई ज्वाइन ताकि आपका सिलेबस, आपका सब कुछ हो जाए टाइम पे कंप्लीट और आपके प्रिपरेशन में आए परफेक्शन, ताकि ना हो जाए एग्जाम में कंफ्यूजन। तो इस चीज के लिए डीएनएस एजुकेटर ऐप पे मैं आदिल सर, मैंने BHU से BCom MCom परसुइंग और UGDCA कंप्लीट अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर चुका हूं। साथ में नेट JRF का एस्पायरेंट हूं अभी। दोस्तों, आपको मालूम है कि इस बार CUET के जरिए ही आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है और आपको मालूम है कि मैं खासकर कॉमर्स पूरा देखूंगा। यानी जो बच्चे BCom एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, जिनका ड्रीम है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाए या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो जरूर हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम आपको पढ़ाएंगे बहुत ही इजी वे में, इजी मेथड और टेक्निक्स के जरिए। दोस्तों, आपको मालूम है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट से टोटल 3 सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम में आएंगे, अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स। अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, बिजनेस स्टडीज का कंप्लीट सिलेबस हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, और इकोनॉमिक्स का भी कंप्लीट सिलेबस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। यानी अकाउंट से क्या क्या पूछेगा हमने बता दिया है सर, बिजनेस स्टडीज से क्या क्या पूछेगा हमने बता दिया है सर, इकोनॉमिक्स से क्या क्या पूछेगा हम बताने जा रहे हैं सर। तो किस बात की देर है, आप हमारे इस कोर्स में इनरोल कर लो, डीएनएस एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से इंग्लिश भी पढ़ो, डोमेन सब्जेक्ट में कॉमर्स भी पढ़ो और जनरल टेस्ट के लिए मैथ्स, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सारा कुछ जो भी आपको जीके, करंट अफेयर सब कुछ पढ़ा रहे हैं हम लोग। तो आप जरूर से जरूर हमारे कोर्स को इनरोल कर ले। तो दोस्तों, स्टार्ट करें हम लोग अपना इकोनॉमिक्स का सिलेबस। हाँ सर, और किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो तो बच्चे, तो मैं अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट भी शेयर कर रहा हूँ, आप हमसे जरूर क्वेश्चन या क्वेरी पूछ सकते हैं। मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट है 6388788130। ये मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हो 6388788130। आप इस पर कॉल करके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो अपने डाउट्स, हम हैं आपके लिए मौजूद हर पल हर वक्त। तो दोस्तों, स्टार्ट करें। देखो, इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो पूछने वाला है आपको, मैं उस पर थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस करूँगा ताकि जो बात हो वो आपके सामने हो जाए। देखिए, इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो सिलेबस है वो क्लास 12 का NCERT लिखा है, क्लास 12 का NCERT लिखा है। बोलो बच्चे, लिखा है ना? हाँ सर, लिखा है। अब मैं बताना चाहूंगा एक चीज, जो बच्चे CBSE बोर्ड में पढ़ते हैं, CBSE बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, आप मुझे बताओ क्लास 12 के इकोनॉमिक्स में आपको क्या पढ़ना है। तो CBSE के बच्चों के लिए मैं बता दूं आपको कि उनको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये 2 सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स में। जो बच्चे ICSE बोर्ड में है उनको मालूम है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है आपको, और जो बच्चे स्टेट बोर्ड में उनको भी मालूम है कि माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। यानी इकोनॉमिक्स की टोटल 2 पोर्शन है, माइक्रो और मैक्रो। यूपी बोर्ड यानी स्टेट बोर्ड में, उसी तरीके से ICSE बोर्ड में भी माइक्रो और मैक्रो, लेकिन CBSE बोर्ड में मैक्रो तो है, साथ में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। अब कंफ्यूजन हुआ ना आपके मन में? कंफ्यूजन हुआ था मेरे भी मन में और कंफ्यूजन होगा पूरे दुनिया के मन में कि आखिर पूछेगा क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो और इंडियन पूछेगा क्या सर? बहुत कंफ्यूजन है सर। तो मैं बच्चों आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं कि जो नोटिफिकेशन आया है, जो सिलेबस हमने देखा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिलेबस है CUET में इकोनॉमिक्स का सिलेबस है वो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है और मैक्रो इकोनॉमिक्स है। क्लियर है बच्चे? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ सर, क्लियर है। चलो बच्चे, तो आज का हम देखेंगे कि हम लोग के सिलेबस में क्या कुछ पूछने वाला है हमसे। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो आप बताओ माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैं थोड़ा थोड़ा सिलेबस को एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या चीजें पूछने वाला एग्जाम में। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? जब हम इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं, जब हम अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल का क्या मतलब है सर? मैं आपसे प्यारे बच्चे बोलूं कि बताइए, आप एक बिजनेसमैन हो, आप हमारी इकोनॉमी में रहते हो, आपका काम बिजनेस करना है,
तो आप एज ए बिजनेसमैन आपकी ग्रोथ क्या है, आप क्या प्रोड्यूस करते हो, कितना प्रोड्यूस करते हो, आपके पास रिसोर्सेज क्या है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, आप इकोनॉमी में जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप रिसोर्सेज को किस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। जब हम इकोनॉमिक्स को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते, एक पर्सन का इकोनॉमी की कंडीशन जाने, अर्थशास्त्र की कंडीशन, या एक फर्म का, या एक कंपनी का, या एक स्टेट का, यह कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब समझ में आ गया, किसी इंडिविजुअल, किसी एक पर्सन, एक कंपनी के बारे में जब हम स्टडी करते हैं कि वो कितना प्रोड्यूस करती है, क्या प्रोड्यूस करती है, कैसे प्रोड्यूस करती है, उसके पास रिसोर्सेज कितना है, क्या उसका रिसोर्सेज कहीं कम तो नहीं है, उसके पास एम्प्लॉय कितना है, वो कितना प्रॉफिट जनरेट करती है, वो कितना सेल जनरेट करती है, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया। दूसरा टॉपिक है सर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। दूसरा टॉपिक, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द, हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम क्या है सर? हमारी इकोनॉमी का प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करें। आप सोचो, सबसे पहले जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपके साथ क्या है बच्चे? आप ही बताओ, क्या है सबसे बड़ा प्रॉब्लम? सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम प्रोड्यूस क्या करें, व्हाट टू प्रोड्यूस। सेकंड प्रॉब्लम है कि पहला तो ये कि सामान क्या बनाए, दूसरा हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, मशीन से बनाए या लेबर से बनाए। हम जो सामान बनाने का सोच रहे हैं वो मशीन से या लेबर से, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी और द पुअरर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, अमीरों के लिए या गरीबों के लिए, लग्जरी आइटम बनाए या सस्ता वाला प्रोडक्ट बनाए। ये चीज़ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी में आता है। हाँ सर, समझ में आ गया। अब आ जाओ बच्चे जल्दी से कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड पे। ये आपका सेकंड यूनिट है। अच्छा, इसमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले पढ़ना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक बात मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम होता क्या है? इक्विलिब्रियम का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। आप कितना सेटिस्फैक्शन लेते हो आउट ऑफ योर मनी। इसका मतलब क्या है सर? प्यारे बच्चे, अगर आप कुछ पैसे खर्च कर रहे हो, आप खुद सोचो, अगर आप कुछ पैसे खर्च कर रहे हो, आप मार्केट में जाते हो, मार्केट में आप कोई गुड्स खरीदते हो, एक ग्लास जूस पीते हो या एक कप ऑफ टी पीते हो, तो आपको उसमें कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है? क्या आप 10 रुपए खर्च कर रहे हो तो 10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपको? कि आप कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? ये एक ऐसा सिचुएशन है जब कंज्यूमर अपने सेटिस्फेक्शन को पा लेता है, जब कंज्यूमर जितना पैसा खर्च करता है उसके हिसाब से जब उसे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है, इसको हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। अच्छा बच्चे, अच्छा इक्विलिब्रियम यूटिलिटी अप्रोच। अब कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में एक होता है मार्जिनल यूटिलिटी, यानी जब आप एक गिलास जूस पीते हो तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर एक और गिलास जूस पीते हो, फिर आपको जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो सेकंड फिर मार्जिनल यूटिलिटी है, और जब दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा टोटल यूटिलिटी। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में सेटिस्फेक्शन हम तलाश करते हैं टू कमोडिटी केस में। एक होता है वन कमोडिटी, एक होता है टू कमोडिटी। वन कमोडिटी क्या होता है? जब हम एक गुड्स खरीदते हैं तो कितना खाएंगे कि हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, या जब हम एक साथ दो गुड्स कंज्यूम करते हैं, एक तरफ हमारे पास सपोज करो आप पेप्सी पी रहे हो और साथ में आप जैसे कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो और साथ में आप पेटीज खा रहे हो, तो पेटीज और कोल्ड ड्रिंक के साथ में दोनों आप ले रहे हो, तो दोनों कितना कितना लोगे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा? कब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स और प्राइस ऑफ गुड एक्स बराबर हो जाएगा? मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन ऑफ गुड वाई विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ गुड वाई। तो ये हम लोग पढ़ेंगे आपका वन कमोडिटी और टू कमोडिटी केस। आगे बढ़े। हाँ सर, अब आता है प्यारे बच्चे डिमांड क्या होता है? डिमांड क्या होता है? डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे जो डिफरेंट हम क्वांटिटीज परचेज करने की कोशिश करते हैं वो हमारा डिमांड कहलाता है। अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी परचेज करते हैं। ये बात तो तय है ना कि जब प्राइस चेंज होगा तो हमारा डिमांड भी चेंज हो जाएगा। जब सामान सस्ता होगा तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, सामान महंगा होगा तो हम कम खरीदेंगे। दिस इज बेसिकली डिमांड। डिमांड की एक और डिफिनेशन है कि आप किसी गुड्स का डिमांड कब करते हो? तो जब आपके अंदर डिजायर हो, आप कुछ खरीदना चाहते हो, आप कुछ कंज्यूम करना चाहते हो, आपके अंदर विलिंगनेस हो। क्या विलिंगनेस क्या होता है बच्चे? विलिंगनेस का मतलब ये होता है बच्चे कि वाकई आप सिर्फ डिजायर नहीं है, आप वाकई खरीदने के लिए एफर्ट भी लगाना चाहते हो, और आपके अंदर परचेजिंग पावर हो, आपके पास पैसे हो, डिजायर हो, सोच, विलिंगनेस, उत्सुकता, परचेजिंग पावर, पैसा, अगर ये तीनों मिल जाएगा तो बन जाएगा डिमांड। डिमांड शेड्यूल क्या होता है? डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है अलग अलग प्राइस पे हम क्या क्या क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं। जब 10 रुपए किलो प्याज था तो हम कितना खरीदते थे, जब 20 रुपए किलो प्याज हुआ तो कितना खरीदते थे। ये हमारा डिमांड शेड्यूल है। उसके बाद है मूवमेंट अलोंग डिमांड और शिफ्ट इन डिमांड कर में क्या डिफरेंस है बच्चे? मूवमेंट का मतलब होता है जब हमारा डिमांड चेंज हो ड्यू टू प्राइस, प्राइस की वजह से जब डिमांड चेंज होता है तो उसको मूवमेंट बोलते हैं।
और शिफ्ट क्या होता है, जब हमारा डिमांड चेंज हो ड्यू टू अदर फैक्टर, प्राइस की वजह से नहीं, अदर फैक्टर की वजह से, जैसे इनकम बढ़ जाए, हमारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाए, हम कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाए, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कंप्लीमेंट्री गुड्स, इन वजह से जब डिमांड में चेंज आता है तो इसको बोलते हैं शिफ्ट इन डिमांड। प्राइस की वजह से चेंज आए तो मूवमेंट इन डिमांड, और अगर हमारा अदर फैक्टर, हमारी इनकम बढ़ जाए तो डिमांड चेंज हो जाएगा, हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस स्ट्रांग हो जाए तो डिमांड चेंज हो जाएगा, हमारा चाय कॉफी यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स में कुछ चेंज हो जाए तो डिमांड चेंज हो जाएगा। अब आता है बच्चे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है कि प्राइस के चेंज होने से डिमांड पे कितना फर्क पड़ा, ये हमारा कहलाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके निकालने के 3 मेथड है, परसेंटेज मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड क्या है, इसमें बताता है कि कितना परसेंटेज क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस। प्राइस 10 रुपए से 20 रुपए हो गया, यानी प्राइस में 100% का चेंज हुआ, तो क्वांटिटी डिमांडेड हमारा 100 रुपए से 150 रुपए हुआ, यानी क्वांटिटी डिमांडेड में 50% का चेंज हुआ, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5 आ जाएगा। ये हमारा परसेंटेज मेथड है। इसी तरीके से टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी देखते हैं कि अगर प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कि घट रहा है, प्राइस घट रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कि घट रहा है। ज्योमेट्रिक मेथड में हम डायग्राम बना के देखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है, यूनिटरी आ रहा है। ये सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे बच्चे। आप सीयूईटी का एक एक चीज पढ़ाऊंगा, ये तो मैं अभी सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, और मैं अभी सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, आपको मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं पूरा कंप्लीट इकोनॉमिक्स। तो आप जल्द से जल्द हमारे बैच को ज्वाइन कर ले डीएनएस एजुकेट ऐप पे, और आगे हमारे साथ पढ़ाई कंटिन्यू करें। बच्चे आगे बढ़े, हाँ सर बढ़िए। तो स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3। तो अब हम लोग देखेंगे यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 क्या है, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई। अब ये क्या होता है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। देखो बच्चे, एक चैप्टर जो है हमारा वो है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, इसको समझेंगे। इसमें सबसे पहला टॉपिक जो आएगा वो है प्रोडक्शन फंक्शन। ये प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है सर, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, क्या होता है प्रोडक्शन फंक्शन, इसको बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे ताकि आपको टॉपिक समझ में आ जाए। स्टार्ट करें। अब आता है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है सर, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है इसको ध्यान से समझना बच्चे। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर सपोज करो एक प्रोड्यूसर है, एक सामान बनाने वाला इंसान है, तो प्रोड्यूसर जब भी प्रोडक्शन करेगा तो क्या उसे कुछ इनपुट चाहिए, लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जमीन चाहिए। जब तक वो ये रॉ मटेरियल, इनपुट, लेबर, जमीन और रॉ मटेरियल नहीं लगाएगा, क्या उसे आउटपुट मिल पाएगा, यानी जितना ज़्यादा वो लेबर, रॉ मटेरियल्स वगैरह लगाएगा उतना ज़्यादा उसे आउटपुट मिलेगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इट इज़ द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी। कितना इनपुट लगाएंगे तो कितना आउटपुट मिलेगा, और जब इनपुट और आउटपुट मिलता है तो उसको आउटपुट किस फॉर्म में मिलता है, मार्जिनल प्रोडक्ट के फॉर्म में। यानी एक मशीन लगाया, एक लेबर लगाया तो प्रोडक्शन हुआ 10 यूनिट का, फिर एक मशीन लगाया, 2 लेबर लगा दिया तो प्रोडक्शन हुआ 20 यूनिट का, फिर एक मशीन लगाया, 3 लेबर लगा दिया तो प्रोडक्शन हुआ 40 यूनिट का। जैसे जैसे हमने लेबर को बढ़ाया वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, इसको मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब सारे मार्जिनल प्रोडक्ट को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। तो ये हमारा प्रोडक्शन फंक्शन में हमें पढ़ना है। दोस्तों अगला चैप्टर जो है हमारा वो है सप्लाई। सप्लाई में हम लोग देखते हैं कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई का मतलब होता है डिफरेंट पॉसिबल प्राइस पे डिफरेंट क्वांटिटीज जो एक सप्लायर प्रोड्यूस करना चाहता है, बनाना चाहता है, गुड्स को बेचना चाहता है मार्केट में, दैट इज सिंपली नोन एज सप्लाई। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे सप्लाई शेड्यूल क्या होता है। सप्लाई शेड्यूल का मतलब होता है कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी हम सप्लाई करेंगे। अगर 10 रुपए किलो प्याज है तो हम 1 किलो बेचेंगे। अगर 20 रुपए किलो प्याज हो जाएगा तो प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा बेचे क्योंकि सामान महंगा हो गया। सप्लाई को हम लोग प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे कि आपको सप्लाई कितना ज्यादा बढ़ाना है या कितना ज्यादा घटाना है। ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। उसके बाद उसी तरीके से अगर आपको मेजरमेंट ऑफ प्राइस, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है दोस्तों, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालने का सेम वही 3 मेथड, परसेंटेज मेथड और ज्योमेट्रिक मेथड। हालांकि इसमें एक्सपेंडिचर मेथड तो नहीं आएगा, तो 2 ही मेथड से काम चलाएंगे, दैट इज परसेंटेज एंड ज्योमेट्रिक मेथड। परसेंटेज मेथड क्या होता है दोस्तों? परसेंटेज मेथड का मतलब होता है कि कितना प्राइस के कितना परसेंट प्राइस चेंज हो गया, कितना परसेंट क्वांटिटी सप्लाई चेंज हो रहा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपका ग्रेटर देन 1 भी आ सकता है। सपोज कीजिए कि आप 10 रुपए जब प्राइस था तो आप 100 यूनिट
सप्लाई करते थे, जब आपका प्राइस 20 रुपए होगा तो आप 200 यूनिट सप्लाई करें, इसका मतलब प्राइस 100% चेंज हुआ और सप्लाई भी 100% चेंज हो गया। जब दोनों में 100% चेंज आ रहा है तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि आपको उसी के अकॉर्डिंग सप्लाई में चेंज आना है, यानी 100% यानी परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो वो 100 इज इक्वल टू 1, यानी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोस्तों अगला चैप्टर है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट क्या होता है? कॉस्ट का मतलब होता है किसी यूनिट, किसी कमोडिटीज, किसी सामान को बनाने में जो खर्चा लगता है उसे हम कॉस्ट बोलते हैं। कॉस्ट दो तरह का होता है, एक तो होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, दूसरा होता है हमारा वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? हमारे बिजनेस में वो खर्चे जो चेंज ना हो, फिक्स्ड हो, जैसे रेंट। अब रेंट अगर आप 100 रुपए दे रहे हो हर महीने तो 100 रुपए फिक्स हो जाता है, चाहे आप कितना भी प्रोडक्शन करो रेंट तो चेंज नहीं होना, इसको फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं। वेरिएबल कॉस्ट उस खर्चे को बोलते हैं जो अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है। जैसे अगर आप रॉ मटेरियल जितना ज़्यादा बढ़ाओगे उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा, जैसे आप लेबर्स को बढ़ाओगे तो आपका कॉस्ट बढ़ता चला जाएगा। रेंट लेकिन कभी भी नहीं बढ़ता है। अच्छा, कॉस्ट में भी हम लोग देखते हैं टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, ये सब। टोटल कॉस्ट क्या होता है? जब फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड कर दे तो टोटल कॉस्ट आएगा। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? जब टोटल कॉस्ट जिस रेट से चेंज हो रहा है उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? जब टोटल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर देते तो एवरेज कॉस्ट निकल जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाता है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है? जब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होता है। तो ये सारी चीजें हम लोग सप्लाई में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गया। अच्छा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कब अचीव, कब प्रोड्यूसर को सेटिस्फैक्शन होगा? जब प्रोड्यूसर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा। मैक्सिमम प्रॉफिट कब कमाएगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू बराबर हो जाएगा मार्जिनल कॉस्ट के। अब मार्जिनल कॉस्ट राइजिंग कर देगा बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब दोस्तों अगला चैप्टर हमारा फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ये क्या होता है तो आप समझिए। फॉर्म्स ऑफ मार्केट का मतलब होता है मार्केट किस किस तरीके का हो सकता है। तो एक मार्केट तो हमारा होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट किसे बोलते हैं? जहां पे बहुत सारे सेलर हो और बहुत सारे बायर हो और सब सेलर एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहा, उसको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। जहां होमोजीनियस प्रोडक्ट, एक जैसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं एट द सेम प्राइस, ऐसे मार्केट को परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। एक होता है हमारा मोनोपोली। मोनोपोली किसे कहते हैं? मोनोपोली उस मार्केट को कहा जाता है जहां पे सिंगल रूल हो, हुकूमत किसी एक बंदे की चल रहा हो, एक 1% रूल हो, दैट इज द मार्केट ऑफ मोनोपोली। जैसे गवर्नमेंट, रेलवे इज द मोनोपोली ऑफ द रेलवे। क्या है? जहां पे 1% का हुकूमत है गवर्नमेंट का, वो हमें मोनोपोली है। वहां पे वो अपने मन से जो भी प्राइस चाहे वो तय कर सकता है। एक होता है हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या होता है? जब बहुत सारे सेलर हो, एक ही जैसे प्रोडक्ट बेच रहे लेकिन उसकी क्वालिटी में चेंजेज हो। जैसे आपको वो मालूम है कि जो सोप आता है, साबुन आता है, वो लक्स का भी आता है, डेटॉल का भी आता है, लाइफबॉय का भी आता है। इसका मतलब क्या है कि तरह तरह के सब तो साबुन है, सब काम आएगा एक ही चीज में, लेकिन उसका क्या है कि अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस स्लाइटर चेंजेस रहते हैं। लेकिन इनके बीच में कंपटीशन बहुत हाई होता है क्योंकि ये क्वालिटी कंपटीशन कहते हैं। इनका असल कंपटीशन जो है वो क्वालिटी के बेस पे होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली मोनोपोलिस्टिक। ये बात समझ में आ गई? हाँ बच्चे, अब आगे बढ़े सर। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बच्चे आगे। अब है यूनिट 5, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई कर्व। ये डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ टूल्स क्या है, इसको जरा सा मैं ध्यान समझना ताकि बात आपको समझ में आ जाए। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर। ये दो अहम टॉपिक है। प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर क्या होता है इसको जरा से हम लोग डिटेल में देखेंगे ताकि बात समझ में आए। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जब एक पहले के ज़माने में भी ऐसा होता था कि जब पहले फार्मर्स कोई गुड्स प्रोड्यूस करते थे तो वो किनको बेचते थे? जमींदार्स को। और जमींदार, अच्छा फार्मर के पास ऑप्शन नहीं था, वो अपना गुड्स बेचना चाहते 4 रुपये किलो या गेहूँ बेचना चाहते 10 रुपये किलो, लेकिन जमींदार कहते थे हम 5 रुपये से ज़्यादा तुमसे खरीदेंगे ही नहीं, 5 रुपये बेचना है तो बेचो वरना रख लो। अब जमींदार के पास ना कोल्ड स्टोरेज है, ना गुड्स रखने की, फार्मर के पास ना कोल्ड स्टोरेज है, ना उनके पास गुड्स रखने की जगह। वो बेचारे गरीब लोग हैं, वो क्या करे, मजबूरन उन्हें जमींदार को बेचना पड़ता था। इसी तहत प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट है। प्राइस सीलिंग का कॉन्सेप्ट क्या? गवर्नमेंट ने कहा कि तुम्हारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, लाओ हम प्राइस को फिक्स कर देते हैं। अब हम मार्केट में कहेंगे कि 15 रुपए से कम कोई तुमसे नहीं खरीदेगा, लेकिन मसला क्या होता है कि गवर्नमेंट ने तो प्राइस सीलिंग कर दिया, फिक्स कर दिया कि मार्केट में 15 रुपए से कम कोई तुम्हारा प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा, सबको खरीदना ही पड़ेगा 15 में। लेकिन अब जमींदार नेगलेक्ट कर गए, जमींदार कहते हैं हम प्रोडक्ट में नहीं खरीदेंगे। अब बताओ क्या कर लोगे? हम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। अब गवर्नमेंट फंस गई, वो तो प्राइस फिक्स करी, तो गवर्नमेंट इस केस में कहती है कि लाओ तुम्हारा प्रोडक्ट हम ही खरीदते। और गवर्नमेंट ये जो राशन बढ़ता है ना मार्केट में, गवर्नमेंट वही फार्मर से प्रोडक्ट खरीदती है, इसका एक बफर स्टॉक बनाती है। बफर स्टॉक क्या होता है कि गवर्नमेंट फार्मर से खरीद के उसे अपने पास स्टोर करती है,
बाद में पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू लोगों में बांटती, जिसे आप लोग बोलते हैं राशन कार्ड बनाया क्या। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है सर? मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जब हम पूरी इकोनॉमी को एज ए होल पढ़ते हैं, यानी आप किसी एक पर्सन को नहीं पढ़ते, किसी एक कंपनी को नहीं पढ़ते, किसी एक फर्म को नहीं पढ़ते हैं, किसी एक बंदे को नहीं पढ़ते, पूरी इकोनॉमी को एज ए होल पढ़ते हैं। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोस्तों अब आगे बढ़े। हाँ सर आगे बढ़िए ना। सर मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ना है? मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ना है कि नेशनल इनकम क्या होता है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो आपको मालूम है कि नेशनल इनकम क्या होता है? द सम टोटल ऑफ इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट, वो पैसा जो हमारे देश के लोग कमाते हैं, चाहे अपनी कंट्री में चाहे विदेश में जाके, वो सारा पैसा हमारे नेशनल इनकम में आता है। नेशनल इनकम का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे देश में जो पैसा कमाया जा रहा है हमारे लोगों द्वारा, मींस द पर्सन, मींस इनकम जनरेटेड बाय नॉर्मल रेसिडेंट। एंड सवाल है सर हु इज नॉर्मल रेसिडेंट? नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं? अ पर्सन हु लिव्स इन अ कंट्री फॉर मोर देन 1 ईयर। अगर कोई बंदा हमारे देश में 1 साल से ज्यादा रहता हो और हमारे देश में उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी हमारे देश में वो प्रोडक्शन कर रहा हो, सेविंग कर रहा हो, कंजम्पशन कर रहा हो, सब कुछ यही देश में कर रहा हो, तो ऐसे पर्सन को उस देश का नॉर्मल रेसिडेंट कहते हैं। आपको नहीं मालूम है आप अपने देश में कितने सालों से रह रहे हो? 1 साल से रह रहे हो। उसके बाद प्यारे बच्चों शोर नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। तो अगर आप अपने कंट्री में 1 साल से ज्यादा रह रहे हो और आपकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहीं लाई करती है, यानी आप यहीं पे सेविंग कर रहे हो ना, यहीं पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो आप हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट हो। तो जो व्हाटएवर द इनकम, कोई भी पैसा जो नॉर्मल रेसिडेंट द्वारा कमाया जा रहा है वो हमारा क्या आ जाएगा सर? वो हमारा कहलाता है नेशनल इनकम। अच्छा, नेशनल इनकम में अगर आपको इनकम निकालने के 3 मेथड है, एक है वैल्यू एडेड मेथड, दूसरा इनकम मेथड, तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड। दोस्तों वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है? आप जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हो, आपने 10 रुपए का सामान किसी से खरीदा, उसे 12 में बेचा, उसने वो 12 रुपए का सामान को 14 में बेचा, 14 रुपए के सामान को 16 में बेचा, तो टोटल वैल्यू ऐड कितना हुआ? 16 रुपए की वैल्यू ऐड हुई ना। इसको बोलते हैं हम लोग वैल्यू एडेड। इससे भी हम लोग क्या करते हैं? इससे हम लोग नेशनल इनकम निकालते हैं। एक मेथड है इनकम मेथड। इनकम मेथड क्या होता है? इसमें हम अपने इनकम को जोड़ के नेशनल इनकम निकालते हैं। जैसे हमारी इनकम क्या है? रेंट है, रॉयल्टी है, इंटरेस्ट है, प्रॉफिट है, वेजेज एंड सैलरी इन कैश है, वेजेज एंड सैलरी इन काइंड है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। ये बहुत सारी कमाई है जिसको जोड़ के हम लोग इनकम मेथड से भी नेशनल इनकम निकालते हैं। एक होता है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का मतलब क्या सर? हम अपने खर्चों को जोड़ते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे, गवर्नमेंट के खर्चों को जोड़ेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के खर्चों को जोड़ेंगे, तो हमारा आ जाएगा एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम। दोस्तों आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए ना। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ये क्या है सर? इसको भी ध्यान से बच्चे समझ लेना। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का डिटर्मिनेशन भी हमें पढ़ना है। क्या मतलब सर? मतलब ये है कि व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड होता क्या? एग्रीगेट यानी कि आपकी इकोनॉमी में कितने इनकम हो, कितनी एम्प्लॉयमेंट हो, कि आपका इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में हो। इसमें हम लोग बहुत सारा टॉपिक पे एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है सर? एग्रीगेट डिमांड का मतलब होता है द सम टोटल ऑफ एक्सपेक्टेड डिमांड, यानी जो फ्यूचर में हम खर्च करने के लिए सोच रहे हैं। क्या खर्च है हमारा फ्यूचर का? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो सकता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। ये लोग जितना पैसा खर्च करने वाले वो हमारा एग्रीगेट डिमांड कहलाता है। एक होता है हमारा एग्रीगेट सप्लाई, यानी प्रोड्यूसर फ्यूचर में कितना सामान प्रोड्यूस करना चाह रहा है, उसको हम लोग एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। उसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, प्रोपेंसिटी टू सेव। ये सब क्या होता है? बेसिकली डिफरेंट अलग अलग इनकम पे हमारी कंजम्पशन चेंज होती रहती है। हमारी इनकम अगर 100 रुपए तो हम कंजम्पशन उसी हिसाब से करेंगे, 200 है तो उसी हिसाब से करेंगे। जैसे जैसे आप अमीर होंगे वैसे वैसे आपका कंजम्पशन क्या होता चला जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर आगे चल के इसमें मल्टीप्लायर का कंसेप्ट। मल्टीप्लायर का मतलब होता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट चेंज होगा तो आपका इनकम भी क्या हो जाएगा? चेंज, मल्टीप्लाई कर जाएगा। आप अगर 100 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट करोगे तो 500 रुपए ज्यादा कमा सकते हो। फिर आता है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होता है? अगर हमारी इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जब लोग डिमांड करने लगते हैं तो एक्सेस डिमांड, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन की सिचुएशन आती है, इकोनॉमी में महंगाई आ जाती है, इस वजह से इसको एक्सेस डिमांड कहते हैं। डेफिसिट डिमांड क्या होता है? जब हमारी इकोनॉमी में सस्ते यानी डिफ्लेशन हो जाए, सारे सामान सस्ते हो जाते हैं, इसको डिफ्लेशन। इसको कंट्रोल करने की भी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की भी होती है और बैंक की भी होती है। गवर्नमेंट टैक्स रेट के जरिए कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर के जरिए कंट्रोल करती है। उसी तरीके से अगर आप समझोगे तो जो कमर्शियल बैंक्स होता है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या कमर्शियल बैंक, ये भी कंट्रोल करती है सीआरआर के जरिए, एसएलआर के जरिए, मार्जिन रिक्वायरमेंट के जरिए, मोरल सुएजन के जरिए। ये सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ाएंगे। आप डीएनए से एजुकेट ऐप पे जरूर जुड़िए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया है, उस पर आप जरूर मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए 6388788130।
आगे बढ़े। हाँ सर, अब अगला टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। अच्छा, ये मनी एंड बैंकिंग क्या है बच्चे? मनी क्या होता है? मनी का मतलब होता है कि मनी का मतलब होता है कि अगर हम किसी चीज का इस्तेमाल, एनीथिंग, कोई मनी क्या है? मनी क्या है? अगर हम उसे मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेन देन के लिए इस्तेमाल करें, अगर उससे हम किसी चीज की वैल्यू निकाल रहे हैं, उससे किसी चीज को एक्सचेंज कर रहे हैं, वो जिसे हम स्टोर कर सकते हो, जिससे हम सामान कुछ खरीद सकते हो, जिसकी कुछ परचेजिंग पावर है, जिसकी कुछ वैल्यू हो, तो उसको हम लोग मनी बोलते हैं। अच्छा, फंक्शन ऑफ मनी क्या है? तो मनी का मेन फंक्शन प्राइमरी और सेकेंडरी है। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, लोन देना। सेकेंडरी फंक्शन क्या है? एटीएम कार्ड देती है, हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं, सेविंग डिपॉजिट करवा सकते हैं, करेंट अकाउंट डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो ये सब चेक की फैसिलिटी देती है, सब हमारी सेकेंडरी फंक्शन है। सेंट्रल बैंक कौन है? सेंट्रल बैंक हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या मतलब? सेंट्रल बैंक का मतलब वो बैंक जो सारे बैंकों को कंट्रोल करती है, उसके हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं। अगला टॉपिक आपका गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट क्या होता है? बजट बेसिकली गवर्नमेंट सरकार बनाती है। सरकार क्यों बनाती है? ताकि पता चले कि फ्यूचर में कहां से पैसा आएगा और कहां कहां गवर्नमेंट को खर्च करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट क्या है भाई? गवर्नमेंट बजट बनाने का मकसद क्या है? तो गवर्नमेंट बजट बनाने का मकसद ये कि हमारी इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आए, हमारी इकोनॉमी का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, हमारी इकोनॉमी की टैक्सेशन पॉलिसी सही हो जाए, हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ अच्छा हो जाए, हमारी इकोनॉमी का जीडीपी अच्छा हो जाए। तो ये सब हमारे चलते बेसिकली ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। उसके बाद आगे बढ़े। हाँ सर, अच्छा एक बात और इसमें जो पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि व्हाट आर द ये बजट कितने तरह के होते हैं। एक होता है बजट रिसिप्ट, एक होता है बजट एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, और एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू का मतलब होता है जो डेली बेसिस पे होने वाले खर्चे, रेगुलर बेसिस पे होने वाले खर्चे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। रेगुलर बेसिस पे होने वाले इनकम रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाते हैं। ये भी हम लोग बहुत तेजी से पढ़ेंगे। अब प्यारे बच्चों, आखिरी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है वो है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है ये एक तरह का अकाउंट है जो हमारी गवर्नमेंट बनाती है ताकि इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सके। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट का मकसद क्या है कि इसमें हम लोग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, इसमें अपने विद इन द कंट्री में होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक मीनिंग एंड कंपोनेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है उसका मीनिंग मैंने बता दिया। कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्यों बनाते हैं? उसमें रेगुलर बेसिस पे होने वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं? उसमें बड़े बड़े ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। एक्सचेंज रेट क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेट भी इसके अंदर आता है। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है जिस रेट से दो कंट्री अपनी करेंसी को चेंज करती है, यानी $1 बराबर 70 रुपए होगा या 74 होगा या 80 होगा, ये हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट कहलाता है। अच्छा, फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे तय होता है? दो तरीके का है, एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है सर? यानी जब किसी कंट्री की एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट तय करी ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड, सोने की प्राइस की वैल्यू को, उसको फिक्स बोलते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है जब मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रेट तय हो तो उसको हम लोग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम बोलते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि सीयूईटी की प्रिपरेशन डीएनएस एजुकेयर ऐप के साथ किया जाए, डीएनएस एजुकेयर के साथ किया जाए? तो आप हमारे कोर्स को जरूर इनरोल करें, हमारे कोर्स को जरूर इनरोल कर सकते हैं, हमारे कोर्स को जरूर परचेज कर ले। बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे है। हम इस पे आपका लैंग्वेज भी कवर करवाएंगे, डोमेन स्पेसिफिक भी कवर करवाएंगे और जनरल टेस्ट भी कवर करवाएंगे। बहुत ही इकोनॉमिकल वैल्यू पे। हमारा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी आप लिख ले एक बार, 63887881 और 30। इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट करें और आप इस कोर्स को जरूर परचेज कर ले। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। मैं आदिल सर आप सभी का वेलकम भी कर रहा हूं और मैं अब वक्त हो गया कि हम अपनी क्लास को कंप्लीट करें। और आपको मालूम है कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, तो इसमें हम लोग बेसिकली फास्ट रखते हैं। तो आप तमाम लोगों को रमज़ान की भी मुबारकबाद।